नमस्कार, आदाब, आज सत श्री अकाल। मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने शुरू किया था प्राचीन भारत के अंतर्गत प्राचीन भारत के अंतर्गत सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय के बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। प्रमुख नगर के अंतर्गत जैसे हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडो, चहुंदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा और सुरकोटड़ा, रोपड़ जैसे प्रमुख सिंधु कालीन सतलों के बारे में हम लोग इस पॉइंट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो प्रमुख नगर आता है वो आता है हड़प्पा। बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर था। इसी कारण इस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा और इस नगर की जो खोज 1826 में हुई थी। चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की खोज की थी और इसका जो उत्खनन कार्य करवाया था वो 1921 में शुरू हुआ। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा यानी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर का उत्खनन कार्य करवाया गया था। उसके बाद इस नगर की जो स्थिति है ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। भारत विभाजन के बाद सिंधु सभ्यता का प्रथम या पहला जो नगर था वो पाकिस्तान के अंतर्गत है और इसका जो प्रांत है वो पंजाब प्रांत है। और मोंटगोमरी जिला। ये जो हड़प्पा जो स्थान है ये रावी नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे? रावी नदी के तट पर है। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार देखा गया है, कूट मिलाने वाले क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार आते हैं तो नदियाँ यहाँ से पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना है ये जो हड़प्पा नामक जो स्थान है ये कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। इस क्षेत्र से या हड़प्पा की खुदाई में जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं जिससे हड़प्पा कालीन सभ्यता का हमें पता चलता है, उसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य एग्जाम की दृष्टि से 6 अन्नागार। तो ध्यान देना, हम लोग नेक्स्ट सभ्यता पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, वहाँ पर एक शब्द आएगा वृहद अन्नागार और यहाँ शब्द आ रहा है 6 अन्नागार, यानी सीरियल वाइज 6 अन्नागार हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। और वृहद अन्नागार हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें प्राप्त होता है। अन्नागार उस दौर में या सिंधु सभ्यता के काल में अन्नागार
अन्न भंडारण का एक साधन था। उसके बाद में यहाँ से कांसा गलाने के पात्र प्राप्त हुए। कांसा गलाने के पात्र प्राप्त हुए। हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता है वो कांसा युगीन सभ्यता थी, या सिंधु वासियों ने सर्वप्रथम कांसा धातु का प्रयोग किया था। कांसा धातु का प्रयोग किया था, तो कांसा गलाने के जो पात्र है वो अपने को कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थान से हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम बात करें R37 शवाधान, या हम इसको कह सकते हैं कब्रिस्तान। R37 शवाधान, या हम कह सकते हैं कब्रिस्तान, ये हमें हड़प्पा से प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर भी ध्यान देना कि जो हड़प्पा के जो लोग थे वो तो मरने के बाद दफनाते थे, जबकि मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो मरने के बाद में व्यक्ति को जलाते थे। तो यहाँ के जो लोग, या यहाँ से जो कब्रिस्तान हमें प्राप्त हुआ है उसको क्या नाम दिया गया है? R37 नाम दिया गया है। उसके बाद में स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह हमें हड़प्पा वासियों की देन है। ध्यान रखना, स्वास्तिक चिन्ह की जो है वो किन की देन है? हड़प्पा वासियों की देन है। और स्वास्तिक चिन्ह हमें किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। और स्वास्तिक है वो किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। उसके बाद में मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, ध्यान देना, मातृ देवी की मूर्ति कह सकते हैं हम, धरती माता की मूर्ति कह सकते हैं, जो खास से प्राप्त होती है, हमें हड़प्पा से प्राप्त होती है। और हम यहाँ पर बात करें कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में जो समाज था, तो उस समाज में हम कह सकते हैं महिला का स्थान प्रमुख था। महिला का स्थान क्या था? प्रमुख था। तो यहाँ पर मातृ देवी की जो मूर्ति है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पा से प्राप्त होती है। या माता का स्थान है वो क्या था? पूजनीय था। उसके बाद में हम बात करें नगन पुरुष की धड़, नगन पुरुष की धड़, नगन पुरुष की धड़ है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? सिंधु सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना, सिंधु कालीन स्थल हड़प्पा की जो प्रमुख पुस्तकें हैं या मुख्य जो पुस्तकें एग्जाम की दृष्टि से, उसमें हम बात करें हड़प्पा 1946, हड़प्पा 1946, ये व्हीलर की पुस्तक है, व्हीलर की पुस्तक है। व्हीलर ने इसमें हड़प्पा का वर्णन किया है। दूसरी पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा, शारिन रत्नाकर की पुस्तक है ये, शारिन रत्नाकर, किसकी पुस्तक है ये? शारिन रत्नाकर की पुस्तक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना इस बात पे कि हड़प्पा की जो खोज हुई है वो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? चार्ल्स मैसन ने की थी। ये जो पहला नगर था, इसी कारण इस सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी के नाम से भी जाना जाता है। और जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को क्या नाम दिया था? सिंधु सभ्यता नाम दिया था, सिंधु सभ्यता नाम दिया था। तो ये जो प्रारंभिक स्थल हड़प्पा होने के कारण तो इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। लेकिन जॉन मार्शल ने इसको क्या नाम दे दिया था? सिंधु सभ्यता नाम दिया था।
इसका जो उत्खनन कार्य है वो 1921 में दयाराम साहनी या राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे? ये रावी नदी के। प्राप्त जो साक्ष्य है 6 अन्नागार यानी अन्न भंडारण करने के लिए सीरियल वाइज 6 अन्नागार कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। कांसा गलाने के पात्र या हम कह सकते हैं कांसा गलाने की भट्टियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कांसा गलाने की भट्टियाँ हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। उसके बाद में ध्यान रखना R37 शवाधान या कब्रिस्तान, R37 शवाधान या कब्रिस्तान जो कहाँ से प्राप्त होता है? हड़प्पा से प्राप्त होता है। और साथ साथ में ये भी ध्यान देना कि हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा के जो लोग थे वो लोगों को क्या करते थे? दफनाते थे। हड़प्पा के लोग क्या करते थे? दफनाते थे। स्वास्तिक चिन्ह हमें कहाँ से प्राप्त होता है? स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा से, या हम कह सकते हैं स्वास्तिक चिन्ह की जो देन है वो किन लोगों की है? हड़प्पा वासियों की देन है। स्वास्तिक चिन्ह है वो सूर्य को समर्पित है। मातृ देवी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पा से प्राप्त होती है। और नगन पुरुष की धड़ कहाँ से प्राप्त होती है? हड़प्पा से। हड़प्पा 1946, हड़प्पा 1946 पुस्तक किसकी है? व्हीलर की पुस्तक है। अंडरस्टैंडिंग हड़प्पा शारिन रत्नाकर की पुस्तक है। किसकी है? शारिन रत्नाकर की पुस्तक है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, अगली सभ्यता की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली सभ्यता है मोहनजोदड़ो। कौन सी है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। ठीक है। तो मोहनजोदड़ो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। नकलिस्तान, मृतकों का टीला या नकलिस्तान। इस सभ्यता के अंतर्गत हम बात करते हैं इसकी खोज की 1922 में राखेल दास बनर्जी ने की थी। राखेल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। और इसकी जो स्थिति है, इसकी जो मोहनजोदड़ो की स्थिति है या वर्तमान में ये कहाँ पर पड़ता है, इसकी जो स्थिति है वो सिंध प्रांत, पाकिस्तान की जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है जो पाकिस्तान की, उसमें लरकाना जिला है। ये सिंध प्रांत के लरकाना जिला पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत और लरकाना जिले के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं इसकी नदी की। सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो है इसकी नदी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिंधु नदी की। ये कौन सी नदी के अंतर्गत आता है? सिंधु नदी के अंतर्गत आता है। या हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जिस सभ्यता का नाम जिस नदी के नाम पर पड़ा वो नदी भी कौन सी है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ये जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु
सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। क्या ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है, और वैसे उत्खनन की दृष्टि से ये दूसरा नगर है। पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो है। उसके बाद में बात करते हैं कि यहां से कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। प्राप्त साक्ष्य के अंतर्गत हम बात करें वृहद स्नानागार। वृहद स्नानागार हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय शुरू किया था। उस दौरान हम लोगों ने बात की थी कि सिंधु सभ्यता के अधिकतर नगरों में दुर्ग टीले पाए गए हैं, और जो नगर है, अधिकतर नगर दो भागों में क्या थे? विभाजित थे। कितने भागों में विभाजित थे? दो भागों में विभाजित थे। एक तो था पूर्वी भाग और एक क्या था? पश्चिमी भाग। एक था पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग था। पूर्वी भाग था, उसमें जन सामान्य निवास करता था। पूर्वी भाग में कौन निवास करते थे? जन सामान्य निवास करते थे। जबकि पश्चिमी भाग है वो क्या था? दुर्ग टीला था। पश्चिमी भाग क्या था? दुर्ग टीला था। और दुर्ग टीले से क्या होता था? प्रशासन का संचालन होता था। किला भी कौन सी दिशा में बना हुआ था? दुर्ग टीले में, या हम कह सकते हैं पश्चिमी टीले में बना हुआ था। और पूर्वी भाग है वो क्या था? जन सामान्य था। तो वृहद स्नानागार, इस वृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। इस वृहद स्नानागार को जॉन मार्शल ने क्या कहा है? आश्चर्यजनक निर्माण या बहुत ही सुंदर निर्माण बताया है। तो ये जो वृहद स्नानागार है ये दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ये दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। कौन से क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? ये दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब हम बात कर सकते हैं कि दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है तो पश्चिमी भाग से या पश्चिमी क्षेत्र से ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो स्नानागार है ये 2.43 मीटर गहरा है। इसकी गहराई कितनी है? 2.43 मीटर इसकी गहराई है। 11.88 या 11.88 मीटर लंबा है। या इसकी लंबाई कह सकते हैं 11.88 मीटर, और ये 7.01 मीटर चौड़ा है। ठीक है। ध्यान देना, वृहद स्नानागार जिसे जॉन मार्शल ने एक अजीब या बहुत ही सुंदरतम निर्माण बताया है, ये दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है या पश्चिमी भाग से ये प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं दुर्ग क्षेत्र से या दुर्ग के पास या दुर्ग के आगे ये प्राप्त हुआ है। ये 2.43 मीटर गहरा है और 11.88 मीटर लंबा है। 7.01 मीटर क्या है? ये चौड़ा है। उसके बाद में हम बात करें नर्तकी की कांसा मूर्ति या कांसे की नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की कांसा
मूर्ति या नाचती हुई महिला की मूर्ति है, वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ये हमें पूर्वी टीले से प्राप्त हुई है। किस टीले से प्राप्त हुई है? पूर्वी टीले से प्राप्त हुई है। इसका सामान्य भाषा में हम बात कर सकते हैं कि ये जन सामान्य क्षेत्र या मोहनजोदड़ो का जो जन सामान्य क्षेत्र था, वहाँ से नर्तकी की कांसा की जो बनी हुई मूर्ति है वो हमें प्राप्त होती है। जो वर्तमान में ये जो नर्तकी कांस्य मूर्ति है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई है। कहाँ रखी गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई है। या हम कह सकते हैं अपना जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मिटाने से पहले जरा एक बार के लिए बोर्ड की तरफ देखें। इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मोहनजोदड़ो, जिसे हम क्या कहते हैं? मृतकों का टीला या नकलिस्तान कहते हैं, इसकी खोज है वो 1922 में हुई थी। किसने की थी? राखेल दास बनर्जी ने की थी। इसकी जो स्थिति है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत और लड़काना जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत और लड़काना जिले के अंतर्गत आता है। इसकी जो नदी है वो कहाँ है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ध्यान देना, या हम कह सकते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ये पहला नगर है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अपना स्थान रखता है। वृहद स्नानागार की बात करते हैं। वृहद स्नानागार है जो हमें किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुआ है, यानी पश्चिमी भाग से प्राप्त हुआ है, जिसकी गहराई है वो 2.43 मीटर गहरा है, जो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है। नर्तकी की कांसा मूर्ति या नर्तकी की या नाचती हुई महिला की कांसे की बनी हुई मूर्ति है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जो पूर्वी टीले पर। किस टीले से? पूर्वी टीले से, जो वर्तमान में कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 12 सेमी है। कितनी है? 12 सेमी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं विशाल अनागार। हमने पीछे की सभ्यता पढ़ी थी, हड़प्पा, और हड़प्पा में हम लोगों ने बात की थी 6 अनागार, और यहाँ पढ़ रहे हैं विशाल अनागार। तो विशाल अनागार हमें कहाँ से प्राप्त होता है? विशाल अनागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। विशाल अनागार हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। विशाल सभा भवन, विशाल सभा भवन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। उसके बाद में महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय। उसके बाद हम बात करें सूती कपड़े के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य। सूती कपड़े के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जहाज के निशान वाली मोहर, जहाज के निशान वाली मुहर भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। पशुपति की मुहर, पशुपति की
मुहर। पशुपति की मुहर है उसे मार्शल और मेके नाम के जो इतिहासकार हुए हैं, मार्शल और मेके, इन दोनों ने इस पशुपति की मुहर की तुलना है वो शिव से की। किससे की? शिव से। मार्शल ने तो शंकर भगवान बताए और मेके ने शिव बताए। मेके ने क्या बताया? शिव बताया है। तो इसका मतलब दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है, तो भगवान शिव और भगवान शंकर एक ही बात है। तो मार्शल और मेके के अनुसार पशुपति की मुहर की तुलना किससे हुई है? शिव से हुई है। किससे हुई है? शिव से हुई है। इस पशुपति की मुहर पर हाथी, गैंडा और बाघ के, हाथी, गैंडा, बाघ, बैल, ये चित्र बने हुए, यानी इन जानवरों के चित्र है, थोड़ा सा ध्यान देना। हाथी, गैंडा, बाघ, बैल, ठीक है। तो ये नाम थोड़े से ध्यान रखना, यहाँ से वैसे नहीं रहता है HGBB, हाथी, गेंडा, बाघ और बैल। तो ये साधारण शब्दों के साथ थोड़ा ध्यान रखना कि ये सभी के सभी चित्र है जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पशुपति की मुहर से हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में योगी की मुद्रा, योगी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, योगी की जो मूर्ति है वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। योगी की मूर्ति है वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। और जो योगी की मूर्ति है उसमें जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था, जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था, यानी ऋषभ देव जी, या हम कह सकते हैं आदिनाथ, आदिनाथ। तो इस मूर्ति का या योगी की मूर्ति का जो तादात्म्य है वो किससे लिया जाता है? ऋषभ देव जी से या आदिनाथ से लेते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम लोग इसी मोहनजोदड़ो से एक औषधि है शिलाजीत। कौन सी औषधि? शिलाजीत औषधि के भी प्रमाण मिले। कौन सी औषधि के प्रमाण मिले? शिलाजीत औषधि के प्रमाण भी मिले हैं। उसके बाद में प्रमुख पुस्तक, यानी मोहनजोदड़ो का वर्णन करने वाली प्रमुख पुस्तक है मोहनजोदड़ो एंड द इट्स सिविलाइजेशन। मोहनजोदड़ो एंड द इट्स सिविलाइजेशन 1931 की जॉन मार्शल की पुस्तक है। मोहनजोदड़ो एंड द इट्स सिविलाइजेशन 1931, ठीक है। ये जो बुक है ये किसकी है? जॉन मार्शल की है। किसकी है? जॉन मार्शल की। उसके बाद में द मिथिकल मैस्कर एट मोहनजोदड़ो, द मिथिकल मैस्कर, मिथिकल मैस्कर एट मोहनजोदड़ो, एट मोहनजोदड़ो। ये जो बुक है
ये G.F. डेल्स की है। किसकी है? G.F. डेल्स। किसकी बुक है ये? G.F. डेल्स की ये पुस्तक है। और ये यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं उसमें फिर थोड़ा सा ध्यान देना कि मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, विशाल सभा भवन प्राप्त हुआ है, महाविद्यालय, सूती कपड़े के साक्ष्य, जहाज के निशान वाले मुहर, पशुपति शिव की प्रतिमा या मुहर। मार्शल और मेके ने इसकी तुलना किससे की है? शिव से की है। कई जगह ऐसा पशुपति शिव नाम भी लिखा मिलता है, पशुपति शिव की मुहर। तो यानी ये जो शिव नाम दिया है वो किसने दिया है? मार्शल और मेके ने दिया है। इस मुहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, बैल के भी क्या बने हैं? चित्र बने हुए हैं। उसके बाद में यहाँ से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर था, जिसे हम कहते हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी से इस योगी की मूर्ति का क्या किया जाता है? तादात्म्य किया जाता है। शिलाजित औषधि के प्रमाण, सर्वप्रथम शिलाजित औषधि के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो एट द इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एट द इंडस सिविलाइजेशन, ये 1931, ये पुस्तक किसकी है? जॉन मार्शल की है। ठीक है। उसके बाद में द मिथिकल मैस्कर, द मिथिकल मैस्कर एट मोहनजोदड़ो, G.F. डेल्स की पुस्तक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट सभ्यता की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सभ्यता है सुत्कांगेडोर। कौन सी? सुत्कांगेडोर। बहुत ही इजी वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आराम से अपने पास अपना रजिस्टर और पेन रखें। जो आपको ऐसा शब्द लग रहा है कि ये शब्द हम लोग लिख लेते हैं तो ये याद रहेगा, तो इस प्रकार अपने नोट्स भी बन सकते हैं। तो साथ साथ में लिखने का भी काम किया करो। नेक्स्ट सभ्यता है सुत्कांगेडोर। सुत्कांगेडोर, सुत्कांगेडोर की बात करते हैं। सुत्कांगेडोर की खोज 1927 में हुई थी। 1927 में ऑरेल स्टाइन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सुत्कांगेडोर की क्या की थी? खोज की थी। ये जो सुत्कांगेडोर है ये दास्क नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे है। ये सामुद्रिक तट के पास में या समुद्र के तट के पास में स्थित नगर है और उस तट का नाम है मकरान तट। कौन सा तट है? मकरान तट। कौन से तट के पास में? ये मकरान तट के पास है। और ये स्थान यानी सुत्कांगेडोर दक्षिणी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ के जो लोग थे या सुत्कांगेडोर के जो लोग थे वो बेबीलोन के साथ व्यापार करते थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस बंदरगाहिक नगर से, सिंधु सभ्यता के लोग किस बंदरगाहिक नगर से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करते थे? बढ़िया क्वेश्चन निकल रहा है, थोड़ा ध्यान देना। सिंधु सभ्यता के लोग किस बंदरगाहिक क्षेत्र से या किस बंदरगाह से पश्चिमी लोगों के साथ यानी अपने से पश्चिम लोगों के साथ व्यापार करते थे?
तो वो लगभग सूतकांगे डोर, यानी कौन सा उत्तर आएगा, सूतकांगे डोर, यानी ये सिंधु सभ्यता का पश्चिमी नगर है। सूतकांगे डोर क्या है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी या अंतिम पश्चिमी नगर है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा निकल सकता है कि सिंधु सभ्यता के लोग अपने से पश्चिमी लोगों के साथ या पश्चिमी लोगों के साथ व्यापार है वो किस बंदरगाह से करते थे, तो सूतकांगे डोर बंदरगाह से करते थे। ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी था। क्या था ये, बंदरगाह भी था। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था तो वो तो लोथल था। प्रसिद्ध बंदरगाह तो क्या था, लोथल था, लेकिन सूतकांगे डोर भी क्या था, बंदरगाह था। और यहाँ से साक्ष्य है वो है मनुष्य की अस्थियां या मनुष्य की अस्थियों की राख का भरा हुआ बर्तन मिला है, यानी मनुष्य की अस्थियों की राख का भरा बर्तन प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, मनुष्य की अस्थियों की राख का भरा हुआ बर्तन प्राप्त हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी भी हमें कहां से प्राप्त हुई है, सूतकांगे डोर से प्राप्त हुई है। मिट्टी की चूड़ियां, मिट्टी की चूड़ियां, मिट्टी की चूड़ियां, ध्यान देना, मिट्टी के हलों की चर्चा भी हुई है कई सभ्यताओं में, आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा है मैंने, मिट्टी की चूड़ियाँ। मिट्टी की चूड़ियाँ हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है, सूतकांगे डोर। नेक्स्ट सभ्यता पढ़ने से पहले कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, नेक्स्ट सभ्यता शुरू करने से पहले सूतकांगे डोर सिंधु सभ्यता का पश्चिमी नगर है। सिंधु सभ्यता का क्या है, ये पश्चिमी नगर है, अंतिम नगर है, बंदरगाहिक नगर है। और सिंधु सभ्यता के लोग वे अपने से पश्चिमी लोगों के साथ अगर किसी बंदरगाह से व्यापार करते थे तो वो कहाँ से करते थे, तो वो सूतकांगे डोर बंदरगाह से व्यापार करते थे। इस नगर की जो खोज है वो 1927 में ओरेलस्टाइन ने की थी। ये दास्क नदी के तट पर है और मकरान तट पर है। कौन से तट पर है, मकरान तट पर। ये सामुद्रिक नगर है। ये दक्षिणी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, यानी पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत है उसके अंतर्गत सूतकांगे डोर आता है। सूतकांगे डोर के जो लोग हैं वो बेबीलोन के साथ व्यापार करते थे। किसके साथ व्यापार करते थे, बेबीलोन के साथ। सिंधु सभ्यता का ये पश्चिमी नगर है, बंदरगाहिक नगर है। मनुष्य की अस्थियां राख का भरा हुआ बर्तन है जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सूतकांगे डोर से। और मिट्टी की चूड़ियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सूतकांगे डोर से प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सभ्यता पढ़ते हैं हम लोग, चहुंद्र। चहुंद्रों की खोज 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी, यानी इसकी खोज है वो 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। किसने की थी, गोपाल मजुमदार ने की थी। ये जो क्षेत्र है इसकी जो स्थिति है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान। चहुंद्रो है जो कहाँ पड़ता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में चहुंद्रो है। उसके बाद में अगर बात करें नदी की, तो इसकी जो नदी है वो है सिंधु नदी। ध्यान देना, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी पर है और मोहनजोदड़ो चहुंद्रो दोनों के दोनों कौन सी नदी पर है,
सिंधु नदी पे है। किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पर है। ये सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर था। किस प्रकार का नगर था? व्यापारिक नगर था। यानी सिंधु सभ्यता का अधिकतर व्यापार है वो चहुंदड़ों से होते हुए होता था। काफी कंपटीशनों में काफी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर है, सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर है जहां से किसी भी प्रकार के दुर्ग के अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं। यानी ऐसा कौन सा नगर है सिंधु सभ्यता का जहां से किसी भी प्रकार के दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं? तो वो चहुंदड़ो है। चहुंदड़ों से किसी भी प्रकार के दुर्ग के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ से दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, यहाँ से किसी भी प्रकार के दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके बाद में यहाँ से प्राप्त साक्ष्य देखते हैं। यानी वक्राकार ईंटें हमें प्राप्त हुई है। वक्राकार ईंटें हमें कहाँ से प्राप्त होती है? चहुंदड़ों से प्राप्त होती है। प्रसाधन या सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन के कुछ एक उपकरण हमें या कुछ एक प्रारूप हमें यहाँ से प्राप्त हुए, जैसे काजल, लिपस्टिक, काजल लिपस्टिक के जो प्रमाण हैं सौंदर्य प्रसाधन यानी महिलाओं के द्वारा अपने आप को संवारने के लिए जो सौंदर्य प्रसाधन के साधन प्रयोग करती है, जैसे काजल लिपस्टिक का प्रयोग करती है। इस प्रकार के जो प्रारूप या हम कह सकते हैं साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? चहुंदड़ों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में चहुंदड़ों में मणके बनाने के कारण क्या थी? मणके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए। इसके अलावा मणके बनाने के कारखाने हमें लोथल से भी प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर एक बार के लिए फिर थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं इस पॉइंट को। जरा ध्यान दें कि चहुंदड़ो 1931 में गोपाल मजूमदार नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसकी क्या की थी? खोज की थी। चहुंदड़ों की खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। चहुंदड़ो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ पर है ये? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। इसकी जो नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी के किनारे पर ये बसा हुआ शहर था। चहुंदड़ो मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों किस नदी के किनारे थे? सिंधु नदी के किनारे। ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक नगर था। चहुंदड़ो सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक नगर था। इस नगर से किसी भी प्रकार के दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। चहुंदड़ो से किसी भी प्रकार के दुर्ग के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं। सौंदर्य प्रसाधन के उपकरण, वक्राकार ईंटें, मणके बनाने का कारखाना, मणके बनाने का कारखाना हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चहुंदड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रमुख नगरों के साथ, मुख्य प्रमुख नगर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। इतने मुझे दीजिए इजाज़त। इसी के साथ ऑल दी बेस्ट।